दोस्तों आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ वो लगती तो दृश्यम जैसी है, लेकिन इसकी वाइब कुछ अलग ही है। दृश्यम में आपको सिर्फ सस्पेंस देखने को मिलता है, जबकि इसमें आपको जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। दोस्तों जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो इसका एक्शन मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा और आपको भी देखने में मजा आएगा, क्योंकि हम लोग हर मूवी को वीडियो क्लिप के साथ लेकर आते हैं, जिसके कारण एक्सपीरियंस डबल हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हमारा चैनल भले ही नया हो, लेकिन मैं नया नहीं हूँ। आपको हमेशा इस चैनल पर तगड़ी तगड़ी मूवीज देखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 2004 से होती है, जहां राजा नाम का एक कराटे मास्टर छोटे छोटे बच्चों को कराटे सिखाता था। उसकी एक छोटी सी खुशहाल फैमिली भी हुआ करती थी। पत्नी का नाम नीलावेनी था और उसका एक छोटा भाई भी था। दोनों भाई मिलकर एक मेडिकल शॉप चलाया करते थे और राजा राम की एक छोटी सी बेटी भी थी, जिसका नाम था नीला। एक दिन नीला रोते हुए अपनी मम्मी के पास आती है और बताती है कि पड़ोस के रोहन ने मुझे मारा। तभी राजा राम पूछता है कि तुम में से गलती किसकी थी। नीला बताती है कि गलती भी उसी की थी। फिर राजा राम कहता है कि तुम्हारे पास भी तो हाथ हैं, तुम्हें उन्हें यूज करना चाहिए था। और फिर वो नीला को कहता है कि जाकर उसको सबक सिखा कर आओ। फिर नीला बड़े ही तमतमाते हुए उस लड़के के पास जाती है और उसको एक जोरदार पंच भी मारती है, लेकिन वो पंच इतना ज्यादा कमजोर था कि उस लड़के को कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो लड़का नीला को दोबारा से एक लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। फिर नीला दोबारा से रोते हुए अपने पिता के पास आती है और कहती है, पापा मुझे भी कराटे सीखने हैं, मैं उस रोहन को सबक सिखाऊंगी। फिर नीला भी उन सभी बच्चों के साथ कराटे सीखने लगती है, जिसके कुछ दिनों बाद जब वो कराटों में निपुण हो जाती है तो वो दोबारा से उस लड़के के पास जाती है, लेकिन इस बार वो उसको दे दनादन पंच मारते हुए धूल चटा देती है। ये देखकर बाकी के लड़के भी हैरान हो जाते हैं। फिर उस लड़के की मां नीला की मां के पास शिकायत लेकर आती है कि देखो तुम्हारी बेटी ने मेरे बच्चे को कितना मारा। फिर नीलावेनी उनसे इस बात की माफी मांगती है और नीला को समझाती है कि जिस दिन तुम्हारा मैच होगा उसी दिन लड़ना, ऐसे ही हर किसी को मारती मत फिरो। जब मैच में लड़ोगी तो कोई भी तुम्हारी शिकायत लेकर नहीं आएगा। फिर नीला भी उनसे वादा करती है। फिर नेक्स्ट डे वो महिला दोबारा से नीलावेनी के घर पर आती है और बताती है कि तुम्हारी बेटी ने दोबारा से मेरे बेटे को खूब मारा और धमकी देकर गई है कि अगर मैं तुम्हारे पास शिकायत करने के लिए आऊंगी तो वो फिर से मेरे बेटे को पीटेगी। ये सब देखकर नीलावेनी नीला के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन बार बार राजा राम बीच में आकर उसको बचा लेते हैं। अब नीला कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेती है, लेकिन एक प्रतियोगिता वो हार जाती है और इस बात का उसको काफी ज्यादा दुख भी होता है। तभी उसके पिताजी उसको काफी समझाते हैं कि मैच में अक्सर हार और जीत होती रहती है। फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि मैंने भी आज तक 34 टूर्नामेंट में भाग लिया है, जिनमें से मैं सिर्फ एक ही हारा हूँ और तुम भी आगे चलकर कोई टूर्नामेंट नहीं हारोगी, बस तुम्हें दिल लगाकर प्रैक्टिस करनी होगी। फिर नीला अपने पिता की बात मानकर और भी कड़ी प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है और अगले ही मैच में वो अपने ओपोनेंट को हरा देती है। फिर एक दिन नीला अपने चाचा से पूछती है कि आखिर मेरे पापा ने कराटे किससे सीखे। फिर उसके चाचा बताते हैं कि उन्होंने तुम्हारे नाना जी से कराटे सीखे थे, जो तुम्हारी मम्मी के पापा हैं, और कराटे सीखकर तुम्हारे पापा ने 34 टूर्नामेंट खेले, जिनमें से वो सिर्फ एक में ही हारे। और क्या तुम जानती हो उसमें तुम्हारे पिता का ओपोनेंट कौन था? तुम्हारी मम्मी नीलावेनी। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे पिता को हराया था। ये जानकर नीला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि उसकी माँ कराटों के बारे में कुछ भी नहीं जानती, जबकि वो भी एक चैंपियन रह चुकी है। अब कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है। एक दिन राजा राम एक होटल में देखता है कि एक आदमी एक वेटर को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि उस लड़के के पिता ने उन गुंडों के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन उस लड़के की पिटाई राजा राम की आंखों से देखी नहीं जाती। फिर वो तुरंत आगे बढ़कर उन गुंडों को सबक सिखा देता है और एक एक करके सभी गुंडों को मार भगाता है। हालांकि राजा राम जितना वहां पर मारता नहीं, उससे ज्यादा तो होटल का नुकसान कर देता है, क्योंकि फाइट ही इतनी तगड़ी थी कि वहां की बेंच वेंच सब टूट जाती है। इस समय राजा राम के साथ नीला भी थी, जो कि ये सब कुछ देख रही थी। फिर वहां से वापस आते समय राजा राम अपनी बेटी नीला को समझाता है कि अगर किसी के साथ भी तुम्हारी आंखों के सामने गलत हो रहा हो तो तुम वहां पर तमाशा मत देखना। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उस आदमी की ढाल बनकर उसके सामने खड़ी हो जाना। अगले सीन में हम एक बुढ़िया को बस में देखते हैं, जो कि एक नेता के पास फोन करके उससे हेल्प की गुहार लगाती है। दरअसल दादी ने पैसे जोड़ जोड़ कर एक जमीन खरीदी थी, लेकिन एक गुंडा अब उस पर कब्जा करके बैठ चुका है और उसको मारने की धमकी दे रहा है। नेताजी बताते हैं कि मैं इस मामले में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन अगले ही पल हम उस नेता का अलग ही चेहरा देखते हैं। वो खुद उस जमीन में कमीशन खा रहा था और दादी के सामने दावा कर रहा था कि मैं कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। इस समय दादी के सामने वाली सीट पर नीला बैठी हुई थी, जो कि समय के साथ साथ अब काफी बड़ी हो चुकी है।
फिर जब दादी उस गुंडे के पास अपनी जमीन के कागजात लेकर जाती है तो नीला भी वहाँ पर पहुँच जाती है और एक एक करके वहाँ पर मौजूद हर गुंडे की हड्डी पसली तोड़ देती है। यहाँ एक्शन इतना जबरदस्त था कि आप चाहकर भी नजर नहीं हटा पाओगे। फिर गुंडों को काफी ज्यादा मारने के बाद नीला उस गुंडे को समझाती है कि तुम आगे से कभी भी ऐसा काम मत करना वरना अंजाम बुरा होगा। तभी दादी नीला से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो, लेकिन नीला इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि उस दिन नीला ने अपने पिता की बातों को कितने ध्यान से सुना और सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी किया कि हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करो। अगले सीन में हम देखते हैं टीवी पर लगातार खबरें आ रही थी कि माइनिंग के दौरान लगातार कई गांव तबाह होते जा रहे हैं, लेकिन ये सब काम जिसके अंडर हो रहा है वो एक बहुत पावरफुल बिजनेसमैन है जिसका नाम वरुण है। उसने अब तक कई इलाकों में माइनिंग करवाई है, लेकिन हर जगह पर कोई न कोई हादसा जरूर होता है। लेकिन वरुण को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हादसे के कारण कितने लोग मारे जा रहे हैं। वरुण को तो बस सिर्फ पैसों से ही मतलब है। अब इन हादसों को बंद करवाने के लिए एक आदमी कई दिनों से उसके पीछे पड़ा है। वो वरुण के खिलाफ हर छोटे बड़े सबूत को इकट्ठा कर रहा है ताकि जनता के सामने वो सारे सबूत पेश कर सके और वरुण का पर्दाफाश कर सके। अब तक उसने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली थी। इसी बीच वरुण को एक गांव के बारे में पता चलता है और उस गांव के साथ में एक बड़ा सा पहाड़ भी था। अब उसकी रिसर्च के दौरान उसे पता चलता है कि उस पहाड़ के नीचे उन सबको बहुत सारे कीमती मेटल्स मिलेंगे जिनकी कीमत अरबों में है। लेकिन समस्या ये थी कि उन सभी को वो पहाड़ 1500 फीट नीचे तक खोदना होगा जहां पर वो अमूल्य खनिज मौजूद है। लेकिन वो लोग इस काम को लीगल तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही 1500 फीट नीचे तक ड्रिल की जाएगी वैसे ही वो पहाड़ टूटकर गिर जाएगा और उसके आसपास की पूरी बस्ती मलबे में दब जाएगी और वहां पर रहने वाले 1300 लोग मारे जाएंगे। इसी दौरान वरुण को उस पत्रकार के बारे में भी पता चलता है जो कि उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। अब ये उसके साथ क्या करेगा ये हम आगे देखेंगे। दूसरी तरफ नीला की लाइफ भी अब पहले से काफी परफेक्ट हो चुकी थी और अब वो एक कॉल सेंटर में भी नौकरी करने लगी है। अब वो दिन भर ऑफिस में काम किया करती थी और काम से अगर थोड़ी सी भी फुर्सत मिल जाती तो वो बच्चों को कराटे भी सिखाया करती थी और फिर वो बचे हुए समय में अपने चाचा के साथ मेडिकल स्टोर में भी काम करती थी। राजा राम के कराटे स्कूल में लगातार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से राजा राम नया शौचालय बनवाने के लिए अपने घर के पीछे एक बड़ा सा गड्ढा खुदवा देता है। मैं गड्ढे के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर कहानी में यही गड्ढा फिर से नजर आएगा। अगले सीन में हम एक जेल से छूटे हुए अपराधी को देखते हैं जिसका नाम टोबी था। घर जाने के बाद वो अपने घर में खाना खा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी बार बार उसको ताने दे रही थी क्योंकि उसने अभी तक मकान मालिक का किराया नहीं दिया और वो हर रोज आकर बाहर गाली गलौज करता है और उसकी पत्नी को मजबूरन ये सब सुनना पड़ता है। फिर वो टोबी को घर से भगा देती है कि जा जाकर पैसे कमा कर ला। अब गुस्से में टोबी घर से बाहर निकल जाता है और अपने दोस्त को फोन करता है ताकि वो एक बड़े गैंग में शामिल हो सके। उसका दोस्त बताता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे बारे में अपने बॉस से बात करूंगा। तभी हम दोबारा से नीला के ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर नीला का जो मैनेजर था वो नीला के सिस्टम को अपनी खिड़की के सामने लगवा देता है ताकि वो बार बार नीला को देख सके। ये बात नीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ वरुण उस पहाड़ वाले प्रोजेक्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। वो इस प्रोजेक्ट के बारे में मंत्री से भी बात करता है, लेकिन मंत्री को भी इन सब चीजों में खतरा नजर आ रहा था। फिर मंत्री उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ 300 फीट खुदाई करने की परमिशन दे सकता हूँ, जिसके बाद तुम जितनी भी चाहो खुदाई कर सकते हो। इससे मैं भी बच जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर भी कोई आंच नहीं आएगी। अगर पहाड़ नीचे गिरा तो हम इसे प्राकृतिक आपदा बताकर संभाल लेंगे, लेकिन बदले में मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए। अब 1000 करोड़ रुपयों को मंत्री तक ट्रांसफर करना कोई आम बात नहीं थी। इसी वजह से वरुण एक भरोसेमंद आदमी इब्राहिम को कॉल करता है जिसने की पैसों की तस्करी में PhD कर रखी है। वरुण इब्राहिम को सारी बात बता देता है, जिसके बाद वो शहर के एक दूसरे गुंडे कृपाकरण से बात करता है। वो कृपाकरण को बताता है कि उस पत्रकार कार्तिक को कुछ भी करके खत्म कर दो, नहीं तो वो हमारा सारा भंडा फोड़ देगा। फिर कृपाकरण तुरंत अपने भाई शिवा को बुलाता है और उस कार्तिक को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए कहता है। फिर शिवा भी अपना हथियार रेडी करके कार्तिक को खत्म करने के लिए अपने साथियों के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ कार्तिक जब अपनी बेटी को स्कूल से घर ले जा रहा था तो देखता है कि घर में हर जगह खून फैला हुआ है। फिर वो जल्दी से बेडरूम में जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी वहां पर मरी पड़ी है और इस समय शिवा और वो गुंडे उसका ही इंतजार कर रहे थे। फिर वो लोग उन दोनों को भी खत्म कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नोटों से भरे ट्रक में से 1000 करोड़ रुपए निकालकर एक टैंकर के अंदर भरे जा रहे थे और फिर उन पैसों को एक जगह पर लाकर अच्छे तरीके से गिना जाता है। अब इब्राहिम को इन पैसों को लेकर दुबई जाना था और वहां पर जाकर एक 100 का नोट दिखाना था। जब तक इब्राहिम 100 का नोट डीलर को नहीं दिखाता तब तक ये डील पूरी नहीं होगी और
यही 100 का नोट आगे चलकर पूरी कहानी बदलने वाला है। दूसरी तरफ कुछ लोग कार्तिक की मौत का जिम्मा खुद पर ही ले लेते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर गवाही देते हैं कि हमने उसकी फैमिली को मार डाला, ताकि ये मामला यहीं पर निपट जाए और ये केस बंद हो जाए। अगले सीन में हम नीला को देखते हैं। जब वो अपनी कंपनी से घर जा रही थी तो उसका मैनेजर भी उसके साथ कैब में बैठ जाता है। फिर रास्ते में वो नीला से प्रमोशन की बातें करने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करता है, लेकिन नीला तो गाड़ी को साइड में लगवाती है और अपने मैनेजर को पूरा खर्चा पानी दे डालती है। फिर वो उसको लात मार मार कर गाड़ी से नीचे उतार देती है। अगले दिन जब नीला अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां पर उसको एक अलग ही माहौल मिलता है, जहां हर कोई नीला को धन्यवाद बोल रहा था। अगले सीन में हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि सड़क पर गाड़ियों की जांच कर रहा था। तभी वो एक लड़के को पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़का उसको बार बार छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इंस्पेक्टर को भी उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उस लड़के को छोड़ देता है। फिर वो लड़का जैसे ही अपनी स्कूटी लेकर वहां से निकलता है तो वो गलती से इब्राहिम की गाड़ी के सामने आ जाता है, लेकिन इब्राहिम अपनी गाड़ी मोड़ लेता है, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जैसे ही पुलिस वाले ये सब कुछ देखते हैं तो वो तुरंत ही इब्राहिम को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अब वरुण को भी ये खबर मिल जाती है कि इब्राहिम इस समय घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर वो तुरंत अपने आदमियों को कॉल करके उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकलवाने को कहता है, क्योंकि अगर पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता चल गया तो वरुण की डील मुश्किल में पड़ जाएगी। तभी वहां पर ढेर सारे गुंडे पहुंच जाते हैं। इस समय इंस्पेक्टर भी बेहोश पड़े इब्राहिम के ही पास खड़ा था। फिर इंस्पेक्टर तुरंत अपनी गन निकालकर इब्राहिम के ऊपर तान देता है, जिसके कारण गुंडे डर जाते हैं। अब इंस्पेक्टर को भी पता चल जाता है कि ये गुंडे इब्राहिम को मारने के लिए नहीं बल्कि इसको यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। फिर इंस्पेक्टर इब्राहिम के पैर में एक गोली मार देता है और गुंडे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर इंस्पेक्टर की सनक गई तो वो इब्राहिम को खत्म कर देगा, और वो गुंडे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। फिर इंस्पेक्टर उस पूरे हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ा देता है। हर जगह पर पुलिस वाले तैनात हो जाते हैं ताकि कोई भी इब्राहिम को वहां से ले जा ना सके। फिर इंस्पेक्टर इब्राहिम की फोटो खींच लेता है और वापिस से अपने पुलिस स्टेशन आकर उस फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा देता है। तभी थोड़ी देर बाद उस इंस्पेक्टर के पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि इब्राहिम हॉस्पिटल से भाग निकला है। फिर इंस्पेक्टर तुरंत ही दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन वहां का माहौल देखकर इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है। हर जगह पर लाशें बिखरी पड़ी थी, क्योंकि इब्राहिम ने एक एक करके सभी को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। फिर इंस्पेक्टर एक घायल कांस्टेबल से पूछता है कि वो कितने लोग थे, लेकिन कांस्टेबल बताता है कि इब्राहिम अकेला ही था, उसने ही इन सब का ऐसा हाल किया है। अब ये बात सुनकर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि इब्राहिम कोई आम इंसान नहीं है बल्कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जो किसी को भी मारने से पहले बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल जब इब्राहिम को होश आया था तो एक कांस्टेबल इसके बारे में इंस्पेक्टर को खबर देने को कहता है, लेकिन वो लोग खबर दे पाते इससे पहले ही इब्राहिम उठकर उन सभी को टपकाना शुरू कर देता है। फिर उन सभी को खत्म करने के बाद वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जाता है तो वो एक पुलिस वाले की बंदूक लेकर एक बाइक वाले को खत्म कर देता है और उसकी बाइक उठाकर तुरंत कृपाकरण के अड्डे पर पहुंच जाता है। फिर वहां पर आकर इब्राहिम वरुण से बात करता है। फिर वरुण उसके लिए एक प्राइवेट जेट का इंतजाम करता है ताकि वो तुरंत ही उसमें बैठकर दुबई के लिए निकल जाए। अगले सीन में हम देखते हैं टोबी का दोस्त उसको कृपाकरण की गैंग में लेकर आता है और कृपाकरण से उसको अपनी गैंग में शामिल करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ इब्राहिम अपने डॉक्टर के पास कॉल करके उनसे सलाह लेता है। डॉक्टर बताता है कि अगर गोली का इन्फेक्शन बढ़ा तो तुम्हारा एक पैर काम करना बंद कर जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारा पैर भी काटना पड़े। फिर डॉक्टर इब्राहिम को एक टेबलेट लेने के लिए कहता है, लेकिन अब वो टेबलेट लेने के लिए जाएगा कौन, इसलिए कृपाकरण टोबी को बुलाता है और जल्दी से मेडिकल स्टोर पर जाकर वो टेबलेट खरीद कर लाने के लिए कहता है। साथ में वो टोबी को एक चाकू भी देता है ताकि अगर मेडिकल स्टोर वाला कुछ बोले या टेबलेट देने से इनकार करे तो उसको धमकाया जा सके। फिर टोबी चाकू लेकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं नीला के चाचा जो कि कहीं पर गए हुए थे, तो उनकी जगह नीला के पापा राजा राम ही उनकी दुकान संभाल रहा था, लेकिन राजा राम को भी कोई काम याद आ जाता है, इसलिए उनकी जगह नीला दुकान संभालने के लिए पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं कि टोबी नीला के ही मेडिकल शॉप पर पहुंच जाता है और दवाई का पर्चा दिखाता है। नीला कहती है कि ये दवा बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी, लेकिन टोबी चाकू दिखाने लगता है। पहले तो नीला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी माँ की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसको समझाया था कि जबरदस्ती किसी के साथ भी पंगे मत लिया करो। इसलिए ना चाहते हुए भी नीला वो दवा लाकर टोबी को दे देती है। इसलिए टोबी भी वहां से शांति से जाने लगता है, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर वो वापस लौट आता है, क्योंकि नीला के गले में एक सोने की चेन थी और टोबी चाहता था कि वो उसको लूट ले। फिर वो नीला को कहता है कि जल्दी से ये चेन भी मुझे दे दो, लेकिन नीला साफ साफ
साफ इनकार कर देती है। अब टोबी नीला से वो चेन लेने के लिए जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन नीला इस बार चुप नहीं बैठती। वो उसका मुकाबला करती है और उसका चाकू उसके ही हाथ में घोंप देती है। थोड़ी ही देर में वो टोबी को चारों खाने चित कर देती है। अब उसकी ये बहादुरी देखकर आसपास के पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर पुलिस को भी बुला लेते हैं। पुलिस आती है और टोबी को गिरफ्तार कर ले जाती है। जाते जाते पुलिस वाले नीला से रिपोर्ट दर्ज करवाने को कहते हैं और टोबी ये बात सुन लेता है। जब टोबी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो वो देखता है कि इंस्पेक्टर इब्राहिम को ही ढूंढने की तैयारी कर रहा है। उसने हर एक चेक पोस्ट पर पुलिस तैनात कर रखी है ताकि इब्राहिम कहीं भी भाग कर न जा सके। तभी टोबी चुपके से एक पुलिस वाले का फोन ले लेता है जो कि चार्जिंग में ही लगा हुआ था और बाथरूम में जाकर अपने दोस्त के पास फोन कर देता है। फिर उसका दोस्त उसकी बात कृपाकरण से करवाता है। टोबी उसको सब कुछ बता देता है कि मैं मेडिकल स्टोर पर गया था, लेकिन वहां पर मेरी नीयत बिगड़ गई। जब मैंने उस लड़की की चेन चोरी करनी चाहिए तो लोगों ने मुझे पकड़ लिया और सीधा पुलिस स्टेशन भेज दिया। फिर वो ये भी कहता है कि अभी तक मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया है। ये बात सुनकर कृपाकरण घबरा जाता है, क्योंकि अगर टोबी ने अपना मुंह खोल दिया तो उनका सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कृपाकरण जल्दी से मेडिकल स्टोर के बारे में पता करवाता है। फिर वो एक लड़के एली के पास कॉल करता है और नीला की जानकारी इकट्ठा करने को कहता है। फिर एली नीला के बारे में एक आदमी से पूछता है, लेकिन वो आदमी बताता है कि नीला के पिता कराटे मास्टर है, जबकि एली को सुनाई देता है कि वो एक हेड मास्टर है। इसलिए उसको लगता है कि ये तो ज्यादा रिस्क वाली बात नहीं है, क्योंकि एक हेड मास्टर की फैमिली है तो हर कोई आसानी से मान जाएगा। फिर कृपाकरण को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत अपने भाई शिवा को कुछ आदमियों के साथ राजा राम के घर पर भेज देता है। फिर जाते जाते शिवा कहता है कि एक लड़की को सबक सिखाने के लिए क्या इतने लोग जाएंगे, इसलिए वो बाकी के लोगों को वहीं पर छोड़कर सिर्फ 5 लोगों को लेकर जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही नीला की मां को पता चलता है कि नीला ने फिर से पंगा ले लिया है तो वो उस पर काफी गुस्सा होती है, जबकि राजाराम अपनी पत्नी को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में वो गुंडे भी एक एक करके उनके घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वो सभी उनके ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं, लेकिन वो गुंडे जिनको कम आंक रहे थे वो कोई आम फैमिली नहीं थी, बल्कि यहाँ पर तो हर कोई कराटे मास्टर था। तभी नीला और राजाराम अपनी जबरदस्त फाइट करके गुंडों का मुकाबला करते हैं। आज नीला पहली बार अपनी माँ को भी फाइट करते हुए देखती है, वो भी एकदम झकास। जैसे नीला खुद फाइट किया करती थी बिल्कुल वैसे ही उसकी माँ भी फाइट कर रही थी। अब वो तीनों एक एक करके सभी को धूल चटा देते हैं, लेकिन नीला की माँ के हाथों से एक गुंडे की मौत हो जाती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डर जाती है, जबकि बाकी के जो गुंडे थे वो आसपास छिप जाते हैं। फिर वो तीनों फैसला करते हैं कि अब एक आदमी मारा जा चुका है, अगर पुलिस स्टेशन गए तो वो लोग उल्टा हमें ही फंसा देंगे। इसलिए वो लोग ये बात तय करते हैं कि जितने भी गुंडे यहाँ पर आए थे हम सभी को खत्म कर देंगे, ताकि यहाँ पर हुई फाइट के सारे सबूत मिट जाएं। ये बात सुनकर शिवा की रूह कांप जाती है। तभी नीला की माँ खिड़की दरवाजे बंद करके टीवी की आवाज को फुल कर देती है, ताकि उनके पड़ोसियों को कुछ भी आवाज सुनाई ना दे। फिर क्या था, एक एक करके वो सभी गुंडों को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ इब्राहिम के साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई थी। दरअसल उसने अपना पर्स खो दिया था, जिसमें वो 100 का नोट रखा था, और वो 100 का नोट 1000 करोड़ रुपए की चाबी थी। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी इब्राहिम का पर्स नहीं मिलता। दरअसल उसने गलती से शिवा का पर्स अपने पास रख लिया और उसका पर्स शिवा के पास चला गया, और इस समय वो पर्स शिवा के पास है, यानी वो 100 का नोट भी शिवा के ही पर्स में है। अब ये बात जानने के बाद इब्राहिम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ उन तीनों ने उन सभी गुंडों को ठिकाने लगा दिया था, और फिर वो उनकी लाशों को घसीटते हुए उस गड्ढे में ले जाकर फेंक देते हैं, जो कि राजाराम ने शौचालय बनवाने के लिए खुदवाया था। दूसरी तरफ कृपाकरण भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसके भेजे हुए आदमी अभी तक वापस नहीं आए थे, और ना ही उसका भाई। फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। फिर कृपाकरण खुद बाहर निकलकर शिवा के साथ काम करने वाले कुछ गुंडों के पास जाता है, ताकि उसके बारे में पता कर सके। इसी दौरान हम एक पुलिस वाले को देखते हैं। जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो फैक्स मशीन में इब्राहिम की फोटो देखता है, और उस फोटो को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ कृपाकरण दोबारा से एली के पास कॉल करता है और शिवा और उसके बाकी के साथियों के बारे में पूछताछ करने लगता है। एली तुरंत ही उनको ढूंढने के लिए घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसको उनकी जीप दिखाई दे जाती है। फिर एली तुरंत उस जीप की जांच करता है और देखता है कि जीप का टायर पंचर था। ये सब देखने के बाद एली मास्टर के घर की तरफ जाने लगता है, और वहां पर जाकर देखता है कि टीवी पर मस्त गाना चल रहा था। एली को लगता है कि ये फैमिली तो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि शिवा अभी तक यहाँ पर पहुंचा ही नहीं, जरूर उसको रास्ते में ही किसी ने किडनैप कर लिया होगा। फिर एली इसके बारे में तुरंत कृपाकरण को बताता है। जैसे ही ये बात कृपाकरण को पता चलती है तो उसको लगता है कि पुलिस ने उसके भाई को उठा लिया होगा, क्योंकि जरूर टोबी ने उसके बारे में सारे राज खोल दिए होंगे, और वैसे भी पुलिस उसके भाई शिवा को काफी दिनों से ढूंढ रही थी।
तभी कृपाकरण एक आदमी के पास कॉल करता है और उसको पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर जांच पड़ताल करने को कहता है। फिर वो आदमी चुपके से अंदर जाता है और बहाना बनाकर हर जगह देखने लगता है, लेकिन वहां पर ना तो शिवा था और ना ही उसका कोई आदमी। फिर वो तुरंत इस बारे में कृपाकरण को भी बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं नीला और उसके पिता पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए जाते हैं, लेकिन शिकायत वापस लेने के लिए इंस्पेक्टर के साइन जरूरी थे। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर साइन करने लगता है तो उसके पास कृपाकरण की कॉल आती है और वो उसको धमकाने लगता है कि बता मेरे भाई को कहां पर रखा है, जरूर तुम्हें मेरे भाई के बारे में टोबी ने ही जानकारी दी होगी। अब टोबी का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर की नजर सामने रखी फाइल पर जाती है जिस पर वो साइन करने वाला था। तभी फोन काटने के बाद इंस्पेक्टर तुरंत टोबी के पास जाता है और कृपाकरण की आवाज सुनाकर उससे पूछता है कि ये आवाज किसकी है। टोबी बताता है कि ये कृपाकरण की आवाज है। फिर इंस्पेक्टर उससे शिवा के बारे में पूछता है। दरअसल इंस्पेक्टर इसलिए बौखलाया हुआ था क्योंकि कृपाकरण ने उसके बेटे और पत्नी को उठा लिया है और अगर उसने जल्दी से शिवा को रिहा नहीं किया तो वो उसकी पत्नी और बेटे को मार डालेगा। फिर पुलिस वाले शिवा के नंबर की लोकेशन पता करते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जिसमें हम देखते हैं कि नीला ने पहले ही उन सभी के फोन को एक नहर में फेंक दिया था। दूसरी तरफ वरुण को भी अभी तक इन सब तामझाम के बारे में पता ही नहीं था। वो इब्राहिम को कॉल करके कहता है कि मेरी आगे बात हो गई है, अब हमें वहां पर जाने की जरूरत नहीं। उनका ही एक आदमी 100 का नोट लेने के लिए आने वाला है, तुम वो 100 का नोट उसको दे देना, फिर आगे की डील वो आदमी खुद फाइनल कर देगा। इब्राहिम कहता है ठीक है। तभी कृपाकरण इब्राहिम के पास आता है और सुझाव देता है कि तुम वरुण को सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन इब्राहिम कृपाकरण को एक बात याद दिलाता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वरुण को लगेगा कि हम लोग लालच में आकर ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर के पास नासिक से एक पुलिस वाले का फोन आता है जिसने इब्राहिम की फोटो देखी थी। वो इंस्पेक्टर को बताता है कि इब्राहिम कोई आम खिलाड़ी नहीं है बल्कि वो एक वांटेड क्रिमिनल है जो कि सिर्फ अपने काम के लिए ही बाहर निकलता है। बाकी के समय वो कहां पर रहता है और क्या क्या करता है इसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चला। इधर इब्राहिम भी अब शांत बैठने वालों में से नहीं था। वो गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाता है क्योंकि उसको वो 100 का नोट किसी भी हालत में चाहिए था। फिर जाते जाते वो कृपाकरण से कहता है कि तुम जल्दी से अपने भाई को ढूंढो। फिर कृपाकरण उसको कहता है कि तुम कुछ आदमी अपने साथ ले जाओ, लेकिन इब्राहिम जवाब देता है कि मैं अकेला ही काफी हूँ। फिर सबसे पहले इब्राहिम एक मेडिकल शॉप पर जाता है और वहां से अपनी दवाई लेता है। दवाई खाने के बाद वो मेडिकल स्टोर वाले का गला काट देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ नीला और राजाराम दोनों घर वापस आकर सारी बात नीलावेनी को बताते हैं कि हमारी वजह से इंस्पेक्टर की फैमिली खतरे में है। फिर नीलावेनी कहती है कि ऐसे कैसे खतरे में है, अब हम उन्हें बचाएंगे क्योंकि ये सारी की सारी गलती हमारी वजह से हुई है। तभी राजाराम अपने एक स्टूडेंट को कॉल करता है जो कि पुलिस की टीम में था और फिर वो उससे मिलने के लिए घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को पता चलता है कि उसका एक कांस्टेबल गायब है। तभी हम उस कांस्टेबल को देखते हैं जो कि खून से लथपथ था और इब्राहिम के सामने बैठा हुआ था। कांस्टेबल सब कुछ सच सच बता देता है कि कृपाकरण का भाई हमारे पास नहीं है और टोबी ने भी अभी तक तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, और ऊपर से वो कराटे मास्टर और उसकी बेटी आकर वो केस वापस ले गए। ये बात सुनने के बाद इब्राहिम के दिमाग में कराटे मास्टर क्लिक कर जाता है और वो समझ जाता है कि वो कोई आम फैमिली नहीं है। फिर इब्राहिम तुरंत ये बात जानने के बाद कांस्टेबल को भी खत्म कर देता है और वहां से सीधा राजाराम के घर पर पहुंच जाता है। जब नीलावेनी दरवाजा खोलती है तो इब्राहिम अंदर आ जाता है। पहले तो वो घर की हालत देखता है और सारा का सारा खेल समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो कांड हुआ है। हो ना हो कृपाकरण का भाई और उसके साथी इनके हाथों मारे गए होंगे। अब इब्राहिम की बातों से नीलावेनी और नीला दोनों समझ जाते हैं कि ये भी उसके ही ग्रुप का आदमी है। फिर नीला कहती है कि जरूर इसे पता होगा कि इंस्पेक्टर की पत्नी और उसके बेटे को कहां पर छिपा कर रखा गया है। फिर क्या था, टीवी की आवाज फिर से बढ़ा दी जाती है और सारे के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इब्राहिम इस हरकत से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, बल्कि वो तो खुद भी दरवाजा बंद करने लगता है, जिसके बाद उनके बीच में जबरदस्त फाइट होने लगती है। माँ बेटी इब्राहिम से खूब लड़ती है, लेकिन इब्राहिम इस बार अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। इस समय राजाराम रास्ते में ही था। तभी उसका पड़ोसी उसके पास कॉल करके कहता है, अरे राजा भाई, इतनी तेज आवाज में टीवी क्यों देख रहे हो? अब ये बात सुनते ही राजाराम समझ जाता है कि जरूर हमारे घर में कुछ गुंडे घुस आए होंगे। फिर वो तुरंत ही स्कूटर को यू टर्न करता है और वापस से घर की तरफ चला जाता है। फिर घर के अंदर जाने के बाद वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है, लेकिन इब्राहिम तो अभी भी उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। अब एक समय तो
ऐसा आता है जब इब्राहिम के हाथों नीला वेनी मरते मरते बचती है, क्योंकि इब्राहिम ने उसके गले पर तलवार रखी हुई थी। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि उनकी पूरी फैमिली कराटे में थी और अब तक हम उनके चाचा को भोलू राम समझ रहे थे। दरअसल वो कोई भोलू राम नहीं था, बल्कि वो भी एक कराटे चैंपियन था। वो आकर इब्राहिम को पेलना शुरू कर देता है और जिस तरह से भाई साहब वो लड़ता है, देखने में मजा ही आ जाता है। फिर वो चारों मिलकर इब्राहिम को बुरी तरह से घायल कर देते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं। फिर वो इब्राहिम को धमकाते हैं कि जल्दी से बताओ कि इंस्पेक्टर की फैमिली कहां पर छुपा रखी है, और इब्राहिम बता भी देता है। जिसके बाद नीला और राजाराम दोनों हाथ में ग्लव्स पहनकर वहां से निकल जाते हैं। तभी कृपाकरण के पास एली का फोन आता है और एली बताता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके भाई और उसके आदमियों को पुलिस वाले नहीं ले गए, बल्कि मुझे तो शक है कि उस फैमिली ने ही उन सभी को मार डाला। फिर वो बताता है कि वो फैमिली कोई आम फैमिली नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक फैमिली है। तभी कृपाकरण के अड्डे पर राजाराम और नीला दोनों ही पहुंच जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे सभी को धड़ाधड़ मारना शुरू कर देते हैं। अब वहां पर एकदम जबरदस्त फाइट होती है। दोनों बाप बेटी मिलकर मक्खन की तरह सभी को मारते जा रहे थे। अब अंत में कृपाकरण अकेला रह जाता है, इसलिए वो भी उन दोनों बाप बेटी से खूब मार खाता है। फिर नीला वहां पर चारों तरफ तलाशी लेती है और एक कमरे में उसको इंस्पेक्टर की पत्नी और उसका बेटा मिल जाता है। फिर जैसे ही वो दोनों कृपाकरण को मारने लगते हैं तो वहां पर एक और आदमी आता है और ये आदमी वही था जो 100 का नोट लेने के लिए आया था। फिर वो दोनों उस आदमी को भी बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद कृपाकरण सारा का सारा मामला बता देता है कि आखिर नोट का क्या चक्कर है और हम लोग उस नोट के पीछे क्यों पड़े हैं। हमें उन गुंडों की परवाह नहीं है, बल्कि हमें वो 100 का नोट चाहिए। फिर कंफर्म करने के लिए नीला अपने चाचा के पास कॉल करती है और उसके चाचा गड्ढा खोदकर शिवा की जेब में से वो पर्स निकाल लेते हैं, जिसमें उन्हें वो 100 का नोट मिल जाता है। यानी कि बात एकदम पक्की थी। फिर कृपाकरण राजाराम को एक ऑफर देता है कि अगर आप लोग वो नोट हमें लौटा दोगे तो हमारी सारी परेशानी सॉल्व हो जाएगी और हम में से कोई भी आपकी फैमिली को परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने 100 का नोट नहीं लौटाया तो आगे चलकर आपकी फैमिली को और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तभी राजाराम को याद आता है कि कैसे उसकी फैमिली परेशानी में पड़ गई थी और उनकी जान पर बनाई थी, इसलिए वो अपनी बेटी पर यह फैसला छोड़ देता है। अब नीला इस बारे में काफी देर सोचती है और समझ जाती है कि अगर उस पहाड़ में खुदाई हुई तो उसके साथ में बनी बस्ती पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी और वहां पर रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए नीला वो नोट वापस लौटाने से मना कर देती है। फिर क्या था, राजाराम तुरंत ही उन दोनों को वहीं पर खत्म कर देता है। फिर नीला कृपाकरण का फोन लेकर दरवाजे के नीचे से इंस्पेक्टर की पत्नी की तरफ फेंक देती है, जिसके बाद इमरजेंसी पुलिस वहां पर आ जाती है और देखती है कि वहां पर हर तरफ गुंडे ही गुंडे मरे पड़े हैं। अब उन सबको ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर इन सब को किसने टपकाया है। अब वरुण को भी इन सब के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि ये खबर टीवी पर आ रही थी। दूसरी तरफ मंत्री भी परेशान था, क्योंकि अभी तक उसको 1000 करोड़ रुपए नहीं मिले थे। फिर मंत्री साफ साफ कह देता है कि जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं ये काम शुरू नहीं करने दूंगा और हो सकता है कि मैं डील भी कैंसिल कर दूं। अब बौखलाया हुआ वरुण इलाके की सारी सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेता है और उन सभी को चेक करता है। तभी जब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए पहुंचते हैं तो दुकानदार बताते हैं कि पहले ही पुलिस वाले आकर हमसे वो फुटेज ले गए हैं और हमारे पास से डिलीट कर गए हैं। अब पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पर कोई नकली पुलिस बनकर आया होगा। दूसरी तरफ वरुण सारी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहा था और एक फुटेज में उसको राजाराम और नीला भी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन उनका मासूम चेहरा देखकर वरुण को लगता है कि ये कोई फुद्दू से लोग होंगे और ये इतने बड़े बड़े गुंडों का क्या ही बिगाड़ लेंगे। इसलिए वरुण उन दोनों को छोड़कर बाकी के लोगों को पकड़कर यहाँ पर लाने को कहता है। दूसरी तरफ राजाराम की फैमिली परेशान थी, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना है। इस समय उनके अंदर डर भी बहुत बढ़ गया था, क्योंकि इन लोगों ने एक दिन के अंदर अंदर कई लोगों को खत्म कर दिया था और हो ना हो इनके पीछे अब और बहुत सारे लोग पड़ जाएंगे। इसलिए सभी लोग एक बड़ा फैसला लेते हैं कि हम इनसे जुड़े हर एक इंसान को खत्म कर देंगे और ये लोग अपने इस काम की शुरुआत इब्राहिम से ही करते हैं और उसको मारकर गड्ढे में ले जाकर दफना देते हैं। दूसरी तरफ वरुण भी उन सभी संदिग्धों को पकड़कर अपने पास बुलाता है और सभी को मार मार कर उनसे पूछताछ करता है, लेकिन उनमें से एक आदमी बताता है कि कृपाकरण के गोडाउन के पास से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर वरुण के पूछने पर वो सीसीटीवी फुटेज की तरफ इशारा करता है, जिसमें राजाराम और नीला दिखाई दे रहे थे। फिर वरुण के आदमी राजाराम के घर पहुंच जाते हैं, जबकि राजाराम और नीला वहां से पहले ही वरुण के घर के लिए निकल चुके थे और इस समय घर के अंदर नीलावेनी और उसका देवर था, जो कि पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि कोई यहाँ पर आए और हम टीवी की आवाज तेज करें। अब एक तरफ तो ये देवर भाभी धमाल मचा रहे थे और दूसरी तरफ वरुण के घर में राजाराम और उसकी बेटी नीला धमाल मचा रहे थे। हालांकि वरुण उन दोनों पर भारी पड़ रहा था,
लेकिन इस बार दोनों बाप बेटी अपने पूरे पोटेंशियल का यूज करते हैं और वरुण की खूब धुलाई करते हैं। फिर वरुण उनसे उनकी पहचान पूछता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जिसमें नीला ने फैसला किया था कि वो इस डील को पूरी तरह से तबाह कर देगी। इसी वजह से वो अपने चाचा से कहती है कि उस 100 के नोट को जला दो, और ऐसा होता भी है। चाचा इब्राहिम की आंखों के सामने ही उस 100 के नोट को जला देते हैं और वो बेचारा छटपटाता रह जाता है। फिर राजाराम वरुण को भी खत्म कर देता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो लाइक करनी तो बनती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और हो सके तो वीडियो को हाइप कर देना। आप 3 बार हाइप कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और जबरदस्त स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।